जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस टाइम भी अहमदाबाद में दंगा हुआ था। हिंदुत्व का चेहरा बना देने के बाद भी उन्होंने कभी मेरे को बुलाया नहीं, कोई ऑफर नहीं किया। बचपन में माँ बाप चले गए, जवानी में प्यार करने वाली चली गई। कई पत्रकारों ने मुझे बोला इंटरव्यू लेने आए कि आपकी तस्वीर यूपी बिहार के इलेक्शन में दिखाई जाती है, भाजपा वाले यूज करते हैं। जो आपकी जिंदगी है, हाँ, उस फोटो के आने के बाद कितनी बदल गई? परेशानी आई और कुछ नहीं आया। आज हमारे देश में क्या है, हिंदू बनना आसान है, हाँ। मुसलमान बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना बहुत मुश्किल है। कभी प्यार हुआ है? 95 में प्यार हुआ था। 2000 में उस लड़की की शादी हो गई जो बाबा साहब ने भी देखा है कि शिक्षित बने दलित का बच्चा। वो सपना मेरा अधूरा रह गया। मैंने जाके माँ को बोला कि भैया किताबें बन गई है, स्कूल में टीचर ने एक जेवर आता है जो यहाँ कमर पे पहनते हैं। माँ ने सोनी के वहाँ जाके वो जूड़ा गिरवी रख दिया 30 रुपये में। ऐसे देखा जाए ना तो 2000 के दशक में मैं और मोदी एक लेवल में है। मोदी जी सत्ता के रूप में था तो मैं धर्म के रूप में था। जिस तरह भी धर्म को धंधा बना दिया है, उस तरह एजुकेशन को धंधा बना दिया है। एकलव्य का जिस तरह अंगूठा काट दिया था, उस तरह मेरा विकास का अंगूठा काट दिया गया गुजरात में। क्या मोदी जी ने अपनी माँ के मरने के बाद बाल निकाले थे? हम चमार लोग हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अभी तक आपने जो जिंदगी जी है, हाँ, जो अनुभव है आपके, हाँ। उससे जो युवा है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2002 में जब पूरा देश जल रहा था, गुजरात दंगा में सिर्फ गुजरात ही नहीं पूरा भारत एक होकर हिंदू और मुस्लिम में बंट चुका था। उस समय एक तस्वीर पूरे टीवी अखबारों में छप जाती है, एक 27 साल के लड़के की जो चाय पीने के लिए अपने दुकान से निकलकर अपने घर जा रहा था, क्योंकि सरकार ने उस दिन गुजरात बंद का ऐलान किया था। रास्ते में जान बचाने के लिए उसने सड़क पे पड़े एक रॉड को उठाया और एक तस्वीर खिंचवा ली कि मैं हिंदू हूँ, मुझे मत मारना। लेकिन उसे एज अ बजरंग दल का कार्यकर्ता प्रस्तुत कर दिया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं वही पॉपुलर हिंदू फेस अशोक जी। अशोक मोची। अशोक मोची जी। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि जी बन जाऊँ। नहीं, एकदम आप बड़े। अशोक भाई, स्वागत है आपका हमारे इस शो पे। हाँ, और कैसे हैं आप? बिहार में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आपको वो तो बिहार में आके तो अच्छा लगता ही है। आप कैसे हैं ये बताइए पहले। यहाँ आके मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। अच्छा लग रहा है? हाँ, मजा आ रहा है? हाँ। कब आया बिहार? मैं 14 अप्रैल को सुबह इधर आया, पटना एयरपोर्ट पर। अच्छा। 13 तारीख को रात को मैं अहमदाबाद से निकला हूँ। 13 को निकले थे? हाँ, फ्लाइट से आया? फ्लाइट से आया। फ्लाइट पे मजा आया? फ्लाइट में बैठने का मेरा फर्स्ट अनुभव था। अच्छा, फर्स्ट अनुभव था? फर्स्ट बार मैं फ्लाइट में बैठा हूँ। क्या बात है। अहमदाबाद में मैं जो जगह पे बैठता हूँ ना, मोची काम करने के लिए, हाँ हाँ, वहीं से थोड़े दूर एयरपोर्ट है हमारे। तो जो वहाँ से जो प्लेन आते जाते मेरे सर पे से आते जाते तो मेरा एक सपना था कि काम कब ये प्लेन में बैठेंगे, कब तक नीचे से इसको देखेंगे। लेकिन बिहार के वेद भाई और बिहार के बहुजनों ने मेरी ये तमन्ना पूरी कर दी फ्लाइट में बैठने की। चलिए। और जिस दिन मैं फ्लाइट में पहली बार बैठा ना, हाँ, वो दिन मेरा बर्थडे था। क्या 13 अप्रैल मेरा बर्थडे था। ऐसा मतलब बर्थडे गिफ्ट मिल गया आपको? बर्थडे के दिन ही मैं आसमान में उड़ा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसा मजा आया? अच्छा लगा। और हम लोग सीधे अब उस मुद्दे पे आते हैं, उस समय चलते हैं। हाँ, जब आपकी एक तस्वीर वो जो है, हाँ, एक हाथ में रॉड है, एक हाथ आप ऐसे किए हुए हाँ, वायरल हो गए थे। हाँ, वो गोधरा कांड के दंगों के बाद में। हाँ, और आपको देखा गया था एज अ हिंदू फेस। हाँ, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय। हाँ, आप पोस्टर बॉय थे। बनाया था, मीडिया ने बनाया था। मीडिया ने बनाया था? नहीं, हम उस पर आएंगे, लेकिन मैंने फोटो दी थी सिर्फ। अच्छा। लेकिन मैं हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना देगा ये मुझे भी नहीं मालूम था। आपको भी पता नहीं था ऐसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा वो मुझे अंदाजा नहीं था।
ठीक है। अब मुझे बताइए उसके पहले आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? देखिए मेरी इसके बारे में मैं अपने पहले वीडियो में भी बहुत कुछ बोल चुका हूँ। थोड़ा सा बताइए, ज़्यादा हम नहीं घुसेंगे इस पे। अगर यहाँ बैठे बैठे मैं सब बोलूंगा तो आप उसका विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर अहमदाबाद में हमारे इलाके की आप रियलिटी देखेंगे ना, और वेद भाई ने ये सब देखा है। वेद भाई ने जब बिहार के वेद भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया 2022 में। वेद प्रकाश? हाँ, वेद प्रकाश ने, हाँ। द 21 चैनल के वो है। हाँ, मैं समझ गया। तो मैंने उनको वो सब दिखाया था उस बार, तो उनको भी विश्वास आ गया कि अशोक भाई की बात में दम है। हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका था। नहीं, वो तो इलाका था, आप उसमें जा कहाँ रहे थे? घर जा रहा था। कहाँ से? मेरे धंधे पर से, जहाँ मैं मोची काम करता हूँ ना, अच्छा। वहाँ से मैं अपने घर की ओर जा रहा था, क्योंकि हमारे इलाके में दंगा शुरू हो चुका था इसके लिए। तो और उस वक्त गुजरात बंद का ऐलान था। तो क्या है कि सब सुबह से हमारे इलाके में सब बंद था। अहमदाबाद में चाय की होटल बंद, नाश्ता की होटल बंद, सब बंद था। और मुझे सुबह चाय नहीं पी थी, तो मैं मेरा चलो घर जाके चाय नाश्ता कर ले वैसा। तो फिर रास्ते में क्या हुआ कि ये उठा लिया आपने रॉड? रास्ते में मैं जा रहा था ना, तो उस टाइम क्या हिंदू मॉब सड़क पर आ चुका था। ठीक है। 10 साढ़े 10 का टाइम था, और सड़क पर जो सुबह का टाइम था। सुबह का टाइम था, और गुजरात बंद का ऐलान भी दिया हुआ था हिंदूवादियों ने, वीएचपी और बीजेपी ने। तो सुबह से सब बंद था अहमदाबाद में। तो जब मैं सड़क पर से हमारे इलाके से हमारे घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में जो मुसलमानों की छुटमुट दुकानें थी, और हिंदू मॉब जो सड़क पर आया था, 1000 2 5 हजार की तादाद संख्या में था, वो मुसलमानों की दुकानें नाम देखकर तोड़कर वो सामान सब सड़क पर लाकर जलाती थी। मतलब जो हिंदू लोग मुसलमानों की दुकान लूट के सामान सड़क पे फेंक रहे थे, जला रहे थे, ये हो रहा था। सड़क पर सामान फेंक कर फिर उसको आग लगा देते थे अहमदाबाद में? अहमदाबाद में। अच्छा। और ऐसा जहाँ मैं धंधा करता हूँ ना, वहाँ भी वो शुरू हो चुका था दंगा। क्योंकि जहाँ मैं धंधा करता हूँ ना, मेरे सामने मुस्लिम बस्ती है। ठीक है। 40-50 घर की। अच्छा। तो वहाँ भी दंगा शुरू हो चुका था। इसके लिए मैं घर जाने के लिए निकला था। और उस टाइम के जो मेरा हालत था क्या, 2001 में मैंने घर छोड़ दिया था हमारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। मैं उस पर भी आऊँगा। हाँ। लेकिन उसके बाद जो आपकी ज़िंदगी है, हाँ, उस फोटो के आने के बाद कितनी बदल गई? परेशानी आई और कुछ नहीं आया। परेशानी आई? हाँ, मुसलमानों की ओर से परेशानी हुई थोड़ी। मुसलमानों ने धमकाया? मुसलमानों ने धमकी उमकी दी आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा। लेकिन कुछ मीडिया वालों ने मेरे पोस्टर पर बजरंग दल का कार्यकर्ता ऐसा लिख दिया था, बदले की भावना वाला बजरंग दल का कार्यकर्ता। आप थे कार्यकर्ता बजरंग? नहीं, मैं कभी नहीं था, आज भी नहीं हूँ, उस वक्त भी नहीं था। किसी भी हिंदुवादी संगठन, बीजेपी या पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, आज भी नहीं है। ऐसा सिर्फ सर पर केसरी पट्टा लगा हुआ था, और वो भी मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया था, क्योंकि सड़क पर जो हिंदू मॉब आया था ना, वो अकेले आदमियों को पकड़ पकड़ कर पूछकर नाम पूछती थी और मारती थी। अगर वो मुसलमान निकल जाए तो उसको मारती थी, और हिंदू निकल जाए तो उसको जाने देती थी। और मैं भी अकेला सड़क पर जा रहा था। तो अगर मेरे साथ ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए आपने इसके लिए प्रोटेक्शन मैं अपनी सेफ्टी के लिए केसरी कलर का पट्टा सर पे लगा दिया था, क्या मैं हिंदू होने की मेरी पहचान हो जाए। और कोई मुझे, क्योंकि मैं उस टाइम मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। हाँ, दाढ़ी दिख रही, मैं जवान था, और मेरे जो कपड़े थे काम की वजह से काम के कपड़े थे, तो कोई गैरेज वाले जैसे दिखते थे। और अहमदाबाद में ज्यादातर गैरेज का काम मुस्लिम लोग ही करते हैं। तो आपको इसका डर था? हाँ, तो मुझे डर था, मुस्लिम समझ कर मार ना दे। हाँ, कि कोई मुस्लिम समझ कर मुझ पर अटैक ना हो जाए। क्योंकि मेरे सामने जो दुकान है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम की दुकानें थी। तो मुसलमानों की दुकानों के साथ साथ जो मॉब आया था ना, उन्होंने हिंदुओं की भी दुकानें जला दी थी। अच्छा। और उसका भी नुकसान हुआ था। तो ऐसा कुछ मेरे साथ ना हो जाए गलत फहमी में, इसके लिए मैंने अपनी हिंदू होने की पहचान लगाने के लिए मैंने सर पे केसरी पट्टा लगा था। और वो पट्टा भी हमारे बगल में से ही लिया था। अच्छा। हमारे दिल्ली दरवाजा इलाके में पुराने वही कपड़ा लेकर बांध लिया था। हाँ, बस चलिए, ठीक है। सिर्फ खाली। अशोक भाई, आपकी उम्र उस समय क्या रही होगी? 27 साल। 27 साल। हाँ। और हम पहले चलते हैं, आपका जो शुरुआती जीवन था वो कहाँ, अहमदाबाद में हुआ था? हाँ, मेरा जन्म भी अहमदाबाद का है, पढ़ाई भी अहमदाबाद में है, और मैं जो काम करता हूँ वो सब एक ही इलाके में, शाहपुर इलाके में ही है। शाहपुर? हाँ, अहमदाबाद। तो आपने वहीं से पढ़ाई की है, मैट्रिक तक? हाँ, 10 तक मैं वहीं पढ़ा, वही इलाके में पढ़ा जहाँ मेरा जन्म हुआ है।
उसी इलाके में बड़ा हुआ, उसी इलाके में काम भी बाद में उसी इलाके में शुरू किया। जो मोची काम मैं करता हूँ ना, वो भी उसी इलाके में आया। मतलब वो इलाके में सब मुझे बचपन से जानते हैं, हिंदू शुरू से मुसलमान जानते हैं। सब, कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ और क्या करता हूँ, ठीक है। ऐसा। और मुझे एक बात बताइए, आपने अभी तक शादी नहीं की है, हाँ कभी प्यार हुआ है, प्रेम हुआ है? हाँ, हुआ था। कब? टीनेजर में। टीनेजर कब, मतलब टीनेजर मतलब 20 साल की उम्र में। 2002 में, 1 मई 1999 में? 95 में वो प्यार हुआ था। 95 में? हाँ। क्या बात है। और 2000 की साल तक हमारा प्यार चला, 5 साल तक। कब तक? 5 साल, 2000 की साल तक। अच्छा। 2000 में उस लड़की की शादी हो गई। ओ, कहाँ शादी हो गई? उसकी समाज में। मतलब अलग जाति से थी? अलग जाति की थी, मतलब ओबीसी समाज की थी। ओबीसी? हाँ, और राजस्थानी मारवाड़ी परिवार की थी। अच्छा, जबकि हम गुजराती परिवार थे। ठीक है। तो वो भी थोड़ा वो था, तो इसलिए प्रॉब्लम। शादी नहीं हुई? हाँ, इसके लिए शादी नहीं हुई। जबकि हम एससी समाज के हैं, तो वो राजस्थानी परिवार हमको नीची जाति के समझते हैं, ऐसा। तो आपका उसकी शादी कब हुई? 2000 में? 2000 में। सन 2000 में? हाँ। 2002 में जो दंगा हुआ, उसके पहले 2 साल पहले। उसके 2 साल पहले आप, उसकी शादी हाँ। हो गई, अलग हो गए आप लोग? हाँ, ब्रेकअप हो गया हमारा। ब्रेकअप हो गया आपका? मिलना जुलना बंद हो गया। उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई, तो हमारा मिलना जुलना सब बंद हो गया था। और इसकी वजह से मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी। अच्छा, वो हाँ। तो फोटो में दाढ़ी दिख रही है। हाँ, उसकी वजह वो से। दिल टूटने पे बनाया था। हाँ देवदास वाला रूप हाँ, था। क्योंकि उसके बाद में मुझे कोई बोलने वाला ही नहीं था कि क्यों दाढ़ी नहीं कराते, क्यों ऐसा। वो थी तो मुझे सब। अच्छा, मैं एक बात और, वो थी तो सब आपको समझाती थी कि हाँ, हाँ, टोकती दाढ़ी थी बना के रखो, कि दाढ़ी बना के रखो, कपड़ा सही पहनो, ऐसा। हाँ। लेकिन उसके बाद में मुझे कोई बोलने वाला ही नहीं रहा कि दाढ़ी क्यों नहीं कराते, ये क्यों नहीं ऐसा। तो मैं दाढ़ी कम से कम महीना 2 महीना जितनी बढ़ गई थी मेरी दाढ़ी उस टाइम पर। 26 साल हो गए हैं, हाँ। अभी भी उनको याद करते हैं आप? किसको? अपनी गर्लफ्रेंड को? उसको तो मरते दम तक याद करूंगा, क्या बात है। क्योंकि उसकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार था, उसकी बातों में मेरे लिए जो प्यार था, वो दूसरी बार मैंने किसी और की आंखों में यार बातों में नहीं देखा आज तक। मतलब उसका जो प्यार था उसमें मैं समझ रहा सच्चाई हूँ। थी। सच्चाई वो थी। मुझे प्यार करती थी। मैं कोई सत्ता वाला नहीं था, संपत्ति वाला भी नहीं था। गरीब थे? गरीब था, रोज कमाता, रोज कमाता था। जूते पॉलिश करते थे? हाँ, जूता पॉलिश करता, वो सब वो जानती थी वो। फिर भी प्यार कर रही और थी वो भी वहाँ मिलने भी आती थी मुझे कभी कभी। मेरे धंधे पे भी कभी कभी मुझे मिलने आती थी। उसमें वो टाइम मिल जाती थी। टाइम कोई बहाना बना के आती? कोई भी किसी भी बहाने आ जाती थी, मंदिर के बहाने आ जाती थी, किसी और बहाने भी, बाजार के बहाने आ जाती थी, ऐसा। तो अब जो वो फोटो में गुस्सा दिख रहा है आपका, हाँ क्या वो दिल टूटने का गुस्सा भी था क्या? हाँ, उसका भी गुस्सा था। उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई। हाँ। वो गुस्सा भी था उसमें, और गरीबी की वजह से भी गुस्सा था, और दंगों की वजह से भी गुस्सा था। क्योंकि दंगों की वजह से अक्सर हमारे जैसे लोग ही प्रभावित होते हैं। और उस टाइम मेरे जो हालात थे कि 2001 में मैंने घर छोड़ दिया था, तो होटल में खाना, चाय होटल में पीना, सब होटल में था मेरा। सब बाहर ही खा रहे थे? सब बाहर ही था। घर क्यों छोड़ दिया? घर पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। छोटा था घर था, बड़ा भाई था, उसका फैमिली बड़ा था, 4 बच्चे थे, उसकी बीवी थी। तो हर चीज में तकलीफ पड़ती थी, नहाने धोने में, रहने में, खाने में। छोटा घर होगा? छोटा घर था, ऐसा। सिंगल फैमिली के लिए सही है, लेकिन डबल फैमिली के लिए सही नहीं था। एक ही रूम था, वही किचन, वही बेडरूम, सब जो गिना वही रूम सब था, ऐसा। इसलिए घर छोड़ दिया? इसलिए मैंने घर जाना छोड़ दिया था, ताकि मुझे भी कोई तकलीफ ना हो और भाई को भी कोई तकलीफ ना हो। और जिसकी वजह से मैं घर में रहता था उसकी भी शादी हो चुकी थी। सही बात है। तो फिर वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं रहा था मेरा। दिल टूट चुका था? हाँ, दिल भी टूट चुका था, सपना भी टूट चुका था, सब टूट चुका था। क्योंकि समाज के रिश्ते शादी करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो एक उम्मीद थी कि अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो घर परिवार बच जाता, लेकिन वो भी वो सपना भी टूट गया था, लव मैरिज का भी मेरा। दुख होता है? दुख होता है, आज भी उस चीज का मुझे दुख है, मरते दम तक रहेगा। कैसे झेलते हैं ये सब चीज? मतलब अगर उसने मुझसे शादी की होती, समाज से बगावत करके, माँ बाप से बगावत करके, तो आज मेरे पास गुजरात में सब होता, घर होता, परिवार होता, सब होता। और ये 2000 के दंगों में जो तस्वीर आई ना, वो भी नहीं आती। दाढ़ी की वजह से मैं डेंजर दिखता था, और मीडिया ने मुझे दाढ़ी और उस सब की वजह से
दंगाई और कसाई के रूप में पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, ऐसा। तो मैं कभी था नहीं। वो कभी थे नहीं। नहीं, एक क्लीन सेव रखने वाले हाँ। अच्छे सज्जन जेंटलमैन थे आप। सिर्फ दिखता था खतरनाक, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया था। वो तो दिल टूटने पे दाढ़ी बढ़ा ली ना आपने। हाँ, ब्रेकअप होने के बाद ही मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि जब तक वो मेरे साथ थी तो हर चीज में मुझे टोकती थी कि दाढ़ी क्यों बढ़ाई है, दाढ़ी करा दो, ये करा दो, वो करा दो, बाल कटा दो। लेकिन उसके बाद शादी के बाद मुझे कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं मिला। इसके लिए मैं जैसे तैसे रहता था। कभी शादी के बाद भी बात हुई उनसे? हाँ, कब? 7 साल बाद एक बार वो मुझे मिली। अच्छा। जब मैंने घर छोड़ दिया उसकी शादी के बाद, तो उसके बारे में उसको मालूम पड़ा तो मुझे मिलने आई 7 थी। साल के बाद? हाँ, 7 साल बाद, जब वो 3 बच्चे की माँ बन चुकी थी। अरे बाप रे। हाँ, मिलने आई तो वो सिचुएशन कैसा था उसमें? आपने कैसे फेस किया है ना, कैसे डील किया उसको? वो आई थी रात को। अच्छा। अंधे, जब वस्ती का टाइम होता है, धंधे का बंद करने का टाइम, वो टाइम को आई तो मुझे आके ऐसा बोला, शाम जब मैं कस्टमर का काम कर रहा था, कि बंद नहीं करना है, घर नहीं जाना है। तो मैंने उसको बोला कि अब तू तो है नहीं घर में, वहां जाके मैं क्या करूंगा, ऐसा। फिर उसके बाद उसको छोड़ने में हमारे वहां तक गया, जहाँ बस्ती है ना, वहां तक उसके साथ बातें करते करते गया। तो उसने मुझे यही बात की कि आपने घर क्यों छोड़ दिया है, शादी नहीं करोगे क्या? मैंने बोला नहीं, अब शादी भी नहीं करूंगा और घर भी नहीं रहूंगा, क्योंकि वहाँ तू अब है नहीं, वहाँ रह के मैं क्या करूँ। मतलब हमारा आमने सामने घर था। उसने तो घर बसा लिया। हाँ, उसका घर बस गया, बच्चे भी हो गए। लड़की को तो बसाना ही पड़ता है ना। नहीं, लड़कों को ही बसाना पड़ता है। लड़कों को भी बसाना पड़ता है, लेकिन लड़का अकेला रह सकता है। प्रेशर तो आपको भी मिलता होगा ना। उसको माँ बाप का प्रेशर था, भाइयों का प्रेशर था। जब मेरे पे प्रेशर करने वाला कोई नहीं था। एक बड़ा भाई था, लेकिन अगर वो मुझ पे प्रेशर करे तो मकान देना पड़े, जो वो देने तैयार नहीं था। इसलिए शादी नहीं करवाई। हाँ, इसलिए उसने कभी मेरी शादी की बात ही नहीं चलाई कि अगर इसकी शादी करूँगा हो तो मुझे इसको रहने के लिए मकान देना पड़ेगा, क्योंकि जो मकान में वो रहता है आदमी, वो मकान मेरे माँ बाप का था, उसकी खुद की कमाई का नहीं था। और माँ बाप ही उसकी शादी करा के कर गए समाज के रिश्ते से, ऐसा। अब हम लोग इस पे आते हैं कि जो वो दंगा हुआ, हाँ, वो बहुत टर्निंग पॉइंट था। हाँ, आपकी ज़िंदगी का। उसमें एक और चेहरा फेमस हुआ जो मुसलमान थे, कुतुबुद्दीन भाई का। हाँ। उनसे आपकी परिचय कब हुई, दोस्ती कैसे हुई? कुतुब भाई अंसारी से मेरी दोस्ती एक मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता ने करवाई थी। अच्छा। वो हमारे इलाके के, शाहपुर इलाके के ही थे, और सड़क पर आते जाते मुझे देखते भी थे। उनका नाम था दानिश कुरैशी। अच्छा। आपके जैसे युवा थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे मुस्लिम समाज के। और उस टाइम दंगों में मुसलमानों का जो नुकसान हुआ, उसमें रिलीफ कमेटी के वो मेंबर भी थे। अच्छा। और उस टाइम मीडिया में जो भी आता था वो सब वो देखते थे, पढ़े लिखे भी थे, तो मीडिया में सब देखते भी थे। तो उसमें उन्होंने मेरी भी तस्वीर देखी, कुतुबुद्दीन भाई की भी तस्वीर देखी। जब मैं शाहपुर इलाके का था, कुतुब भाई उससे 10 किलोमीटर दूर दूसरे इलाके के थे। हमारा दोनों का दंगों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम दोनों की तस्वीरें 2 अलग अलग धर्म के चेहरे के रूप में दिखाई गई। एक डरा हुआ, सहमा हुआ चेहरा, हाँ, और आपका एग्रेसिव, गुस्से में आक्रामक, अटैक करने वाले चेहरे के रूप में दिखाया था। अटैकर दिखे आप। हाँ, जैसे मैं किसी पे अटैक कर रहा हूँ उस तरह का दिखाते थे, जबकि मैंने किसी पे अटैक किया ही नहीं था। वो तो मैं समझ गया, लेकिन अटैक करने वाले के चेहरे के रूप में मुझे दिखाया जाता था, मेरी तस्वीर दिखाई जाती थी, ऐसा दिखाया जाता था। अब आपका क्या ख्याल है कुतुबुद्दीन भाई के बारे में? मतलब अब तो अच्छी दोस्ती है। हाँ, काफी बार हमारी दोस्ती है। हम और बहुत साथ में भी घूमे, बहुत साथ में खाना भी खाया है। मैं भी उनके घर जाता हूँ, वो भी मेरे धंधे पर आते हैं, चाय पानी साथ में करते हैं। और बिहार में हम साथ में भी आए। कल रात को यहाँ बिहार से गए। बिहार से वो कल रात को ही गए, आपके साथ ही आए थे? हम साथ में आए थे अहमदाबाद से। कभी आपको वो फील हुआ क्या कि वो मुसलमान है, मैं अलग कम्युनिटी से हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं। उन्होंने कभी ऐसा फील होने नहीं दिया ना। उन्होंने जिस तरह लोग दूसरे मुझे देखते हैं ना, वो नजर से कुतुब भाई ने कभी मुझे देखा ही नहीं है। ये दंगाई है, कसाई है, साहब उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। वो मेरी रियलिटी अच्छी तरह जानते हैं। जैसे वो कपड़े सीते मैं पुराने जूते चप्पल सीता हूँ, ऐसा है। चलिए, मैं समझ गया। वो कुतुब भाई ने एक अच्छे आदमी, इंसान भी है और एक सच्चे मुसलमान भी है।
इस्लाम की जो इंसानियत है ना वो सब उनमें है, बिल्कुल। ऐसा है। लेकिन आपकी उस फोटो से बहुतों को फायदा हुआ, कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने, नेताओं ने भरपूर फायदा उठाया, हाँ, है ना। खास तौर पर मोदी जी को और उनकी पार्टी को बहुत फायदा हुआ, भाजपा को। हाँ, ठीक है। क्योंकि ये लोग जो गुजरात में राजनीति करते वो हिंदुत्व की राजनीति करते थे, और मोदी जी हिंदुत्व के नेता के रूप में उभर चुके थे वो टाइम पे। और मेरे तस्वीर को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना देता मीडिया ने, तो मेरी तस्वीर का वो लोग बहुत इस्तेमाल करते थे। कई पत्रकारों ने मुझे बोला, इंटरव्यू लेने आए, कि आपकी तस्वीर यूपी बिहार के इलेक्शन में दिखाई जाती है, भाजपा वाले यूज करते हैं, ऐसा। तो कभी कोई मदद के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, क्योंकि मीडिया ने कभी मेरे बारे में पर्सनल बात, मेरे बारे में कुछ लिखा ही नहीं था ने कि तस्वीर किसकी है और कहाँ की है। दंगा तो गुजरात में कई जगह हुआ था। अब तो लोग जान गए ना आपको। अब तो जान गए। अब तो कम से कम सब छोड़िए, जो भाजपा में दलित नेता हैं आपके गुजरात में, हाँ, उन्हें तो आगे आना चाहिए। वो भी नहीं आया, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं? कोई नहीं, सिर्फ इस्तेमाल किया गया। आप? हाँ, इस्तेमाल हुआ। दुख मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ, मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ। वही, आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल होना भी एक तरह से आपका ही इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, वही, ऐसा। आपके इमेज को खराब किया जा रहा है। हाँ, ये तो काफी मतलब दुख की बात है कि आपने, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास भी थोड़ा। मतलब आज हमारे देश में क्या है, हिंदू बनना आसान है, हाँ। मुसलमान बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना बहुत मुश्किल है, ऐसा है। मैं तो गोधरा में जो हादसा हुआ ना, तो एक इंसान के रूप में उसको देखता था कि भाई धर्म के नाम पे इस तरह लोगों को जिंदा जलाया गया है, तो ये सही नहीं है धर्म के नाम पे। तो उसकी वजह से मैंने वो गुस्सा और आक्रोश दिखाया था, और मेरा गुस्सा पूरे गुजरात का गुस्सा बन जाएगा, हिंदू धर्म का चेहरा बन जाएगा, पूरे देश का गुस्सा बन जाएगा। हाँ, वो मुझे अंदाजा नहीं था उस टाइम पे, जबकि पछतावा हुआ उसके लिए? हाँ, लगा गलती हो गई? हाँ, गलती तो हो गई है। ये फोटो देके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा ऐसा फील हुआ? हाँ, क्योंकि जब आपके मुसलमान दोस्त बनते हैं, वो आपसे अच्छे से बात करते हैं, हाँ, और उस बीच में आपका एक ऐसा फोटो है जो पूरे भारत में फेमस है, हाँ, एक एग्रेसिव फोटो, हाँ, तो लगता होगा कि ये क्यों मैंने करवा लिया, हाँ। है ना। नहीं, उन लोगों को ऐसा लगा कि बजरंग दल का आदमी होगा यार, बीजेपी को जो बोलते हैं ना, इन लोगों की जो इमेज है वो मुस्लिम विरोधी है पहले से, बीजेपी आरएसएस की, कि मुस्लिम विरोधी है लोग। तो मुझे भी मुस्लिम विरोधी मानने लगे थे कि मुसलमानों का विरोधी है, ऐसा। और दंगों में मुसलमानों का काफी नुकसान हुआ था अहमदाबाद में। बिल्कुल, बहुत नुकसान होता है, और दंगा में नुकसान ही होता है। हाँ, है ना। दंगा जब होता है तो जो सीन वहाँ आसपास में होता है, वो वही लोग समझ सकते जो वहाँ है। हाँ, हम लोग तो अखबार पढ़ रहे थे, हम उस समय मैं असम में था, बहुत छोटा था मैंने तो अपनी नज़र से सब देखा है, और 10 साल की उम्र से देखता है अहमदाबाद में। हमारे अहमदाबाद के लिए दंगा कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा। बचपन से मैं 10 साल की उम्र से दंगा देखता आया हूँ। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस टाइम भी अहमदाबाद में दंगा हुआ था। जब अडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी और बिहार में लालू जी ने उनका रोका था, उस टाइम भी अहमदाबाद में दंगा हुआ था। और ऐसे भी छोटे मोटे दंगे होते भी रहते थे। दंगे होते रहते थे। हाँ, तो मेरे लिए दंगा कोई नई चीज नहीं थी। अशोक भाई, दंगे में तो मारे गरीब ही जाते हैं। हाँ, दलित ही जाते हैं। गरीब मारे जाते हैं, और गरीबों का ही नुकसान होता है। गरीब की दुकान मकान लूटी जाती है, जलाई जाती है, ऐसा। फायदा सिर्फ राजनेताओं को होता है, नेताओं फायदा पॉलिटिकल पार्टी को होता है और उसके लीडरों को होता है। बिल्कुल, ऐसा है। अब आप जो चीजें हुई हैं लाइफ में, अभी जो युवा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो एग्रेसिव हैं, जो अपने आप को खुद को हिंदू, प्राउड हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं ऐसा कहते हैं, या फिर गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, कट्टर किसी भी पक्ष के हों। हाँ, दोनों बाजू है। दोनों हो या ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथ से ही बजती है। हाँ, एकदम। मतलब दंगा भी दोनों बाजू से ही होता है, और इस तरह दोनों धर्म में ऐसे लोग है ही। एकदम है। हाँ, ऐसे लोग आज भी मुझे नफरत से देखते हैं। हिंदू कट्टरवादी मुझे नफरत से देखते हैं, क्योंकि सामने मैंने मुस्लिम पीड़ितों के साथ में भी खड़ा रहा, तो वो भी उनको पसंद नहीं आया, ऐसा। और एक दलित समाज का लड़का पूरे हिंदू धर्म का चेहरा बन गया, वो भी इनको पसंद नहीं आया। जो मीडिया ने मुझे बना दिया है, ना हिंदूवादियों ने बनाया, ना मैं खुद बनाऊं। बिल्कुल।
मोदी जी के एक बयान की वजह से ये सब मुझे बनाया गया। उस टाइम मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था दंगों के बाद, जब 5 करोड़ गुजरात की जनता का ही गुस्सा आक्रोश है, तो 5 करोड़ गुजरातियों के चेहरे के रूप में मेरी तस्वीर का इस्तेमाल मीडिया किया करने गया। लगी। मीडिया करने लगी। हाँ अब अशोक भाई, बड़ी सीधी सी मैं एक बात पूछूंगा आपसे, हाँ बोलो। एकदम दिल से बात पूछूंगा, दिल से हाँ बताना। पूछो, दिल से, हम दिल से जीते हैं, दिल हाँ। से जवाब देते हैं, दिल से बताना। दिमाग से कभी इस्तेमाल नहीं किया है। कई बार जब आप दिल से ही जीते हैं, जैसे आपने कहा, मैं उसी को अब उठाता हूँ, तो आप सामाजिक रूप में कहीं पीछे रह जाते हैं, दिमाग वाले आगे निकल जाते हैं। हाँ ये आपने देखा, हाँ फील किया? कभी लगा कि यार मुझे भी दिमाग लगाना चाहिए था, भाजपा ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, मोदी को सपोर्ट कर देना चाहिए था, मेरा भी कुछ हो जाता। जब उनको मेरी जरूरत नहीं तो मैं क्यों सामने से जाऊं? हिंदुत्व का चेहरा बना देने के बाद भी उन्होंने कभी मेरे को बुलाया नहीं, कोई ऑफर नहीं किया, तो फिर मैं क्यों जाऊं उनके पास? मैं भी स्वाभिमानी इंसान हूँ, बिल्कुल। स्वाभिमान से जी रहा हूँ। जहाँ मेरी जरूरत होती है वहीं जाता हूँ। आज मैं फुटपाथ पे बैठा हूँ, ठीक है, 10 पास किया, लेकिन कभी नौकरी मांगने नहीं गया किसी के पास कि मैंने 10 पास किया मुझे नौकरी दो। जो काम मुझे आता था वो काम करने बैठ गया, अपने पेट भरने के लिए, कमाई के लिए, और आज भी कर रहा हूँ। बीच में आप कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ लेफ्ट की तरफ भी गए थे, हाँ, कैसा अनुभव रहा उसका? अच्छा रहा। अच्छा रहा। फिर क्यों छोड़ दिया लेफ्ट को आपने? लैब को मैंने नहीं छोड़ा है, लेकिन लैब वाले भी मुझे बुलाते नहीं है ज़्यादा। नहीं बुलाते हैं? केरला में 4-5 बार जाके आया, और उन्होंने उनकी जो हो सके वो सब मेरे लिए किया है। लैब ने मुझे इसलिए सब किया कि मैं गरीब था, और लैब पार्टी गरीब और किसानों की तरफदारी ज़्यादा करती है। जब लैब वाले को मालूम पड़ा कि मैं ये जो दंगा वाला चेहरा है वो गरीब है और फुटपाथ पे इस तरह काम करता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था, गरीब होने की वजह से। आपने एक दुकान भी आपकी खोल के दी थी? हाँ, एक दुकान भी खोली थी आपकी? हाँ, वो भी क्या, केरला के एक कॉमरेड नेता ने मुझे मदद की थी दुकान के लिए। दुकान कहाँ खुला था? अहमदाबाद में? अहमदाबाद में ही। फिर क्या हुआ, बंद क्यों हो गया? उसमें पैसे का थोड़ा चीटिंग हो गया, 2.5 लाख का। चीटिंग हो गया? हाँ। कैसे? अब जब 2019 में मैं केरला एक नेता के लिए प्रचार करने गया, तो उन्होंने मुझे मेरी लाइफ के बारे में सब पूछा, शादी क्यों, जिस तरह आपने पूछा अभी। तो मैंने अपना प्रॉब्लम किया कि मैं जो काम करता हूँ उसमें कमाई कम है, और एक कम कमाई में मकान का किराया भरना, बच्चों को परवरिश करनी, शिक्षा देना, सब बहुत मुश्किल है, इसके लिए मैं शादी करना नहीं चाहता। तो बोले आप दूसरा धंधा करो। तो मैंने दूसरा धंधा करने के लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, और गवर्नमेंट की ओर से मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है। जब गवर्नमेंट मुझे अपना अधिकार नहीं दे रही है तो और क्यों मैं मांगने जाऊँ उसके पास? ऐसा केरला के कॉमरेड नेता, जिनका वो कैंडिडेट थे उस टाइम पे पार्लियामेंट इलेक्शन में, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपया धंधा करने के लिए। दुकान बंद कैसे हो गया? 2.5 लाख का चीटिंग हो गया। कैसे? उस टाइम मेरा जो मेहनत सब करता था केरला वाली पार्टी के साथ में, मोहम्मद कलीम सिद्दीकी नाम था उसका, पत्रकार भी था और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम भी करता था। तो मेरा सब वो मैनेज करता था, केरला आना जाना हो, रेलवे का रिजर्वेशन करवाना हो, मुझे ट्रेन में बिठाना हो, पार्टी से बात करनी। मेरे पास उस टाइम भी मोबाइल नहीं था, अब भी नहीं है, तो उसके मोबाइल से पार्टी से बातचीत करता था। और आप पढ़े लिखे तो आपको इतना तो मालूम होगा कि केरला में हिंदी या गुजराती नहीं चलती है। नहीं चलती है। पढ़ा लिखा इंग्लिश आदमी बात कर सकता है वहाँ के लोगों से। वो पढ़ा लिखा था, इंग्लिश में बात कर सकता था, तो वहाँ की पार्टी के नेताओं से बातचीत करता रहता था मेरे बारे में। और केरला वाले को मेरी कोई जरूर हुआ तो उसको ही फोन करती थी कि अशोक भाई को प्रोग्राम में यहाँ लाना है, तो वो सब मेरा मैनेज करता था। तो जब मुझे 5 लाख देने का बोला केरला के नेता ने, पी जयराजन नाम के वहाँ के नेता थे कॉमरेड, तो उस टाइम मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था, तो मैंने अपने वो दोस्त का नाम दे दिया कि आप इसके खाते में बैंक अकाउंट में पैसा डाल दो, हम जैसे जरूर पड़ेगा उसके अकाउंट में से लेता रहेगा। कौन दोस्त? मोहम्मद कलीम सिद्दीकी नाम का एक दोस्त था। अच्छा, उसका हमने अकाउंट दिया? हाँ, जिसको कुतुबाई अंसारी भी जानते थे। अच्छा। और कुतुबाई अंसारी ने उससे मेरी मुलाकात कराई थी। तो उसके अकाउंट में पैसा गया? हाँ, उसके अकाउंट में पैसा आया। उसके बाद में उसने पैसे के बारे में मेरे आगे झूठ बोला, क्या पार्टी ने 2 लाख ही भेजा है अभी, और पहले स्वैप खोल देने के बाद में दूसरा जरूर पड़ेगी तो भेजेंगे। जबकि हकीकत ये थी कि उसके खाते में पहले से ही 5 लाख रुपया आ गया था। ऐसा आपके दोस्त ने धोखा दिया? हाँ, दोस्त ने धोखा दे दिया।
ऐसे दोस्तों को क्या कहेंगे आप? नमक हराम, और क्या। 7 साल हमने साथ में खाया है। 7 साल? 7 साल हमारी दोस्ती रही है। और जहाँ भी वो मुंबई भी उसके साथ में गया, केरला भी उसके साथ में गया, उस पर भरोसा करके। वो मुसलमान था, फिर भी मैं उस पर भरोसा करता था। तो मुसलमान पे भरोसा करना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। मैं किया, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोई भी भरोसा नहीं करता है। अगर कहीं ले जाके किसी को सौंप दे, मार डालो, बोले या गोधराकांड वाला है, हिंदुत्व का पोस्टर वो है, ऐसा भी हो सकता था ना। लेकिन मैं अहमदाबाद में किसी को पूछे भी नहीं निकल जाता था उसके साथ में, ऐसा। फिर उसने वो पैसे की चीटिंग की? हाँ, पैसे की चीटिंग की। कभी माफ कर पाओगे उसे? हाँ, अगर वो सच्चे दिल से आए, मेरी कोई मदद करे, अभी भी मेरी हालत खराब है, अगर ऐसे टाइम पे अगर मेरी कोई मदद करता है तो मैं उसको माफ कर दूंगा। पैसा मेरे लिए अहम चीज नहीं है, लेकिन जो विश्वास, जो भरोसा तो उसने तोड़ा, वही महंगा, वो तो अनमोल है ना। हाँ, उसका कोई मोल नहीं है भाई। हाँ, पैसा तो आया नहीं गया, पैसा भी ऐसा कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, पैसा तो आएगा जाएगा। हाँ, और मेरी तो बचपन से ही, मेरे बचपन में माँ बाप चले गए, जवानी में प्यार करने वाली चली गई, तो मेरी जिंदगी में ऐसे भी बहुत कुछ जा चुका है। अब तो 2-2.5 लाख भी चला जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा है। सही बात है। हाँ, इतना दुख और दर्द है अंदर। हाँ। तो दोस्त को मतलब आप माफ कर दोगे? हाँ, कर देता हूँ। उस दोस्त को जिसने धोखा दिया, हाँ, जिसने आपको कहा कि भैया 2 ही लाख आया है, 5 लाख आए थे, 3 लाख का गबन कर लिया, 2.5 लाख का गबन कर लिया, घोटाला कर लिया आपके साथ, जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे आंख बूंद के, हाँ, उसे माफ कर दोगे? हाँ। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था ना, हाँ। तब पिताजी मर गए। अच्छा। और 7वीं कक्षा में आया तो माँ भी मर गई। तो मेरा उस टाइम जो पढ़ने का, शिक्षित बनने का जो सपना था, जो बाबा साहब ने भी देखा है कि शिक्षित बने दलित का बच्चा, वो सपना मेरा अधूरा रह गया, क्योंकि भाई और भाभी में मुझे पढ़ाने का कोई वो नहीं था। जब मैंने आगे पढ़ने की बात की तो भाभी ने क्या बोला कि पढ़ के क्या करना है, इससे कमाई करो तो घर में थोड़ा टेका हो जाए भाई को, मतलब कुछ भी मजदूरी करके कुछ कमाई करके लाओ तो भाई को घर में थोड़ा तकलीफ नहीं पड़े। क्योंकि उस टाइम हमारी क्या हालत थी, जो अभी काम मैं कर रहा हूँ ना, वही काम बड़ा भाई करता था मोची का, और उतनी आवक में घर में 8 लोग थे हम। अच्छा। वो मियाँ बीवी, उसके 4 बच्चे, और हम 2 भाई बहन, उससे एक छोटी बहन भी थी, और मैं, 8 लोगों का घर भरण पोषण करने की जिम्मेदारी थी उस पर। और ऐसे टाइम, ऐसी हालत में मैं कैसे पढ़ सकूं, पढ़ाई का खर्चा मैं कैसे निकालूं, किताबें कहाँ से लाऊं। जब मेरी माँ जिंदा थी तब की बात की किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं 7वीं कक्षा में था तो स्कूल में से मुझे इतना बड़ा लिस्ट दे दिया किताबों का, कि कल ये किताबें लेके आना। मैंने जाके माँ को बोला कि भैया किताबें बन गई है स्कूल में टीचर ने। अब माँ के पास पैसा नहीं था, तो माँ ने क्या किया, एक जेवर आता है जो यहाँ कमर पे पहनते हैं, जिसको गुजराती में जूड़ा बोलते हैं, चांदी का। माँ ने सोनी के वहां जाके वो जूड़ा गिरवी रख दिया 30 रुपये में। कितना? 30 रुपये में। और वो 30 रुपया लेके फिर हम मेरी किताबें ला दी माँ ने। 30 रुपये में किताबें लाई? हाँ, पहले किताबों का भाव पूछा हमने कि किताबें कितने की आएगी, तो बोले कि 30 रुपये की आएगी स्टोर पे से। फिर वो 30 रुपये जूड़ा माँ ने अपना गहना जो था ना किराए पे रख दिया, वहाँ गिरवी रख दिया था सोनी के वहाँ, और मेरी किताब ला दी थी। मतलब समझो कि उस औरत का मेरे लिए क्या सपना होगा, वो माँ का, कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बनेगा, तभी वो इतना वो कर सके। क्या हुआ माँ को फिर? क्या हो गया कि वो नहीं रही? बीमारी लग गई थी, टीबी की। अब इसमें क्या है कि मेरे पिताजी को एक व्यसन था बीड़ी पीने का, स्मोकिंग, बहुत बीड़ियाँ पीते थे। तो बहुत बीड़ी पीने की वजह से उनके क्या है, फेफड़े बोलते हैं ना, खलास हो गए, टीबी बोलते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस, वो हो गया। फिर वही बीमारी माँ को भी हुई। उस टाइम पे टीबी क्या चेपी रोग माना जाता था, बहुत बड़ा बीमारी थी, बहुत बड़ा खतरनाक रोग माना जाता था। और काफ़ी टाइम उनको अस्पताल में भर्ती भी करते थे, एडमिट भी करते थे। तो वो टाइम पे हमारी पढ़ाई भी बिगड़ती थी, क्योंकि माँ को भी अस्पताल में रहना पड़ता था पिताजी की सारवार के लिए। तो पिताजी पहले चले गए? पिताजी पहले गए, फिर माँ गई। फिर माँ चली गई? हाँ, 1 साल के बाद माँ भी चली गई। जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था ना, तब पिताजी मर गए, और 7वीं कक्षा में आया तो माँ भी मर गई। उसके बाद मैं 3 साल में मैं पढ़ा हूँ ना, जो संघर्ष किया मैंने पढ़ने के लिए 8, 9 और 10, वो मैं ही जानता हूँ।
कि हमारे लिए शिक्षित बनना कितना मुश्किल है। क्या संघर्ष किया उसने? हाँ, संघर्ष। क्या संघर्ष किया, जैसे कुछ याद हो तो बताओ। चाय की होटल में काम किया, रोड पे कचरा चुनने वाले आपने देखे होंगे, ठेला लेके कचरा चुनते हैं, हाँ, वो भी किया। वो कचरा मेरी चुनते पढ़ाई थे। का खर्चा निकलने के लिए। कचरा चुनते थे पढ़ने के लिए। हाँ, किताबें लानी पड़े ना, किताबों का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, ड्रेस का खर्चा। चोरियां भी की, छोटी मोटी चोरियां भी की। मजबूरी में। हाँ, मजबूरी में, ताकि उससे कोई अपना किताब आ जावे, ऐसा। और जब मेरे एसएससी बोर्ड की परीक्षा थी गुजरात की 10वीं की, तो फी भरने का मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरे एक दोस्त के पास से 100 रुपया लेके मैंने वो पैसा भरा था स्कूल में, ऐसा। और इसीलिए मैंने शादी करने का और बच्चे ना पैदा करने का फैसला कर लिया था कि जो तकलीफ गरीबी की वजह से मुझे पड़ रही है वो हमारे बच्चे को ना हो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इंसान बीमारी में भी मर सकता है, एक्सीडेंट में भी मर सकता है, दंगों में भी मर सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, इसके लिए कि जो चीज़ मैंने झेला जिंदगी में, हाँ, वो मेरे बच्चों को ना झेलना पड़े। हाँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हाँ, इसकी शादी नहीं करी। हाँ, क्योंकि बच्चा हमारी मर्जी से नहीं आते हैं, ऊपर वाले की मर्जी से नहीं आते हैं। हम शादी करते हैं, बायोलॉजिकल जो होता है वो होता है, उसके बाद में बच्चा आता है। कोई बच्चा ऊपर से एम्प्लॉयमेंट करके नहीं आता है। अगर ऐसा होता ना तो मुसलमान बच्चा मस्जिद में पैदा होता और हिंदू बच्चा मंदिर में पैदा होता, अस्पताल में कोई पैदा ही नहीं होता ना। बराबर है, बराबर। तो फिर बच्चे लाने वाले हम हैं, तो उसका रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन वो सब जिम्मेदारी हमारी होती है। सही बात। तो अभी एक नाम है भारत में, बिहार में नहीं, पूरे भारत में नाम है, हाँ, चंद्रशेखर आजाद रावण, हाँ, भीम आर्मी वाले, जो मूछों पे ऐसे ताव रगड़ते हैं। हाँ, मैंने उनका वीडियो भी देखा है। वीडियो देखा है। और अभी एमपी बन चुके हैं, दिल्ली में बैठते हैं। हाँ, अभी पार्लियामेंट में। अभी एमपी बन चुके हैं और दिल्ली में बैठते हैं पार्लियामेंट में। हाँ, तो उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या लगता है कि ये आदमी में दम है? हाँ, दम भी है और उनकी भावना भी सही है। हमारे यहाँ दलितों के लिए वो रोल मॉडल है। अच्छा, गुजरात में भी, हाँ, गुजरात में भी कई युवा उनको रोल मॉडल मानते हैं, सपोर्ट करते हैं, फैन है उनके वीडियो को लाइक भी करते हैं, फॉलो करते हैं। मैं खुद भी करता हूँ ना। अच्छा, क्या मैं भी उनके जैसा ही बनना चाहता था, लेकिन मीडिया ने बना दिया कुछ और, ऐसा है। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर भारत में एक मजबूत नेता के तौर पे उभर के आएंगे और भी लोगों को लेके आएंगे? मजबूत नेता तो वो है ही, लेकिन अभी क्या है कि भाषा के प्रॉब्लम की वजह से पूरे भारत में फेमस होना मुश्किल है। जगह साउथ में वो नहीं चले, वो हिंदी बेल्ट में गुजरात में चल सकते हैं, महाराष्ट्र में चल सकते हैं। अगर आप हिंदी पट्टी पे भी चल जाते हैं, हिंदी बेल्ट में भी चल जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और देखिए, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर की फैन फॉलोइंग तो है। हाँ, है, पूरे भारत में है। पूरे भारत में है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिखती है चंद्रशेखर भाई के साथ, वो है आर्थिक स्थिति। हाँ, वही हम उनके उसी पास के, पैसे की कमी है। मेरे पास भी वही है ना, इसके लिए मैं पीछे रह गया हूँ ना। अगर 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 आज मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी आर्थिक परिस्थिति खराब है। हर महीने बैलेंस करने का पैसा कहाँ से लाऊं? मोबाइल तो आप जैसे लोग भी मुझे मुफ्त दे देते थे, भेंट में गिफ्ट में देते थे, लेकिन हर साल फिर हर महीने बैलेंस कहाँ से करना, वो एक प्रॉब्लम होता है। अगर चंद्रशेखर भाई आपको बुलाएं तो मिलने जाइएगा? हाँ, जाऊंगा, क्योंकि वो समाज के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना, अगर वो अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। अगर दो लोगों में चुनना हो, हाँ, एक बहन मायावती जी और एक चंद्रशेखर आजाद, तो किनको चुनिएगा? चंद्रशेखर आजाद को। पक्का? हाँ। मायावती क्यों नहीं? वो भी तो उन्हीं के कास्ट की हैं। हाँ, वो हमारी कास्ट की है मायावती जी। हाँ, लेकिन उनको सब मौका दिया यूपी की जनता ने, ठीक है, शासन में कई बार मुख्यमंत्री बनी हुआ, बिल्कुल, लेकिन जो करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। तो लगता है कि चंद्रशेखर कर पाएंगे? चंद्रशेखर भाई कर पाएंगे, क्योंकि उनकी भावना में सच है, उनके बोलने में उनकी जो भावना है ना वो सच है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत पढ़ाई की, बहुत डिग्रियां थी उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को कमाई के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए यूज, समाज में खर्च कर दिया, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी लोगों की भलाई, गरीबों वंचितों की भलाई के लिए यूज किया। सही बात है। और संविधान बनाया, और संविधान में उन्होंने जो अधिकार दिए है उसकी वजह से ही मायावती जैसे लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बने थे। बिल्कुल सही बात, सही बात है। ऐसा है। आप बिहार आए हैं, यहाँ पे किनसे किनसे मुलाकात हुई आपकी? बिहार में मैं
लालू जी से मिला, अच्छा। उनके बेटे तेजस्वी भाई यादव से मिला, और बहुजन नेताओं से मिला, भीम आर्मी के युवा प्रमुखों से भी भीम मिला। आर्मी में किससे किससे मिले आप? हाँ, भीम आर्मी में कौन कौन भीम आर्मी में अमर ज्योति भाई नाम के युवा कार्यकर्ता चीफ है यहाँ के बिहार के, उनसे मिला। अमर ज्योति जो भीम अमर आर्मी ज्योति के प्रदेश अध्यक्ष है। और दूसरे एक अरविंद नाम के लड़के से मिला, अच्छा, उनके बहुत सारे भाई लोगों है, से मिला। उनसे भी मिला। अच्छा, कैसा लगा मिलके इन लोगों से? लगा कि ये लोग भी अच्छा मदद कर लगा। रहे हैं? जो बंधुता की भावना बाबा साहेब आम्बेडकर में थी ना, समाज के लोगों के, गरीबों के प्रति, वही भावना इन सब लोगों में आया। बिहार के बहुजन समाज में है और बहुजन नेताओं में भी है। और बाबा साहब यही चाहते थे कि बंधुता की भावना हो हमारे लोगों में, जाति का जहर कम हो और बंधुता की भावना हो, SC ST OBC। बिल्कुल। अच्छा, बिहारियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब बिहारी मतलब मेहनती या फिर बिहारी मतलब मूर्ख, क्या सोचते हैं आप? बिहारियों का संघर्ष मैंने अहमदाबाद में भी बहुत देखा है। हमारे अहमदाबाद में यूपी बिहार के मजदूर मजदूरी करते हैं, हाथ से खाना बनाते हैं, खाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं और रात को आकर हाथ से खाना बनाते हैं, खाते हैं। मैंने खुद ने खाया है, मैं भी यूपी बिहारियों के साथ में रहा हूँ। बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं। तो आपको लगता है कि बिहारी मेहनती होते हैं भरपूर? है हाँ, बिहार लोग की मेहनत संघर्ष है। मेहनत संघर्ष है। हाँ, गुजराती जाने जाते हैं अपने व्यापार के लिए, व्यापारी के लिए, पैसा कमाने वाले बुद्धि के लिए, और बिहारी जाने जाते हैं मेहनत के लिए। मेहनत के लिए। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। हाँ, गुजराती बिहारियों का यूज कर लेते हैं। गुजराती हर चीज को धंधा बना देता है। जिस तरह भी धर्म को धंधा बना दिया है, उस तरह एजुकेशन को धंधा बना दिया है, सेवा को, अस्पतालों को भी कॉर्पोरेट बना दिया है, स्कूलों को कॉर्पोरेट बना दिया है। आज गरीब, गुजरात में क्या है, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और जो कैपेबल है, आर्थिक संपत्ति वाले, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कॉर्पोरेट स्कूलें होती है, हर फैसिलिटी वाली होती है। ऐसा मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा है। सही बात है। और कई लोगों के पास तो, अगर मेरी खुद की बात नहीं की मैंने, कि किताबें लाने के पैसे नहीं होते हमारे पास, और ऐसे हालत कई गरीब बच्चे के होते हैं। आज भी गुजरात में कई एकलव्य घूम रहे हैं जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं या शिक्षा पाना चाहते हैं, तो उनका अंगूठा गरीबी और जाति की वजह से काट दिया जाता है। मेरा खुद का काट दिया है ना। बिल्कुल। मैं गुजरात में एकलव्य बन चुका हूँ। ऐसे देखा जाए ना तो 2000 के दशक में मैं और मोदी एक लेवल में आया। मोदी जी सत्ता के रूप में था तो मैं धर्म के रूप में था। उनकी पहचान क्या थी? गुजरात के प्रतिनिधि के रूप में, और मैं 5 करोड़ का चेहरा था। तो जितना उनको मिला उतना मुझे भी मिलना चाहिए ना। हाँ, मेरी मेरिट के हिसाब से मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। मुख्यमंत्री ने तो कम से कम MLA तो बना सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं बनाया? एकलव्य का जिस तरह अंगूठा काट दिया था, उस तरह मेरा विकास का अंगूठा काट दिया गया गुजरात में, दलित होने की वजह से, गरीब होने की वजह से। गरीब को गुजराती नहीं माना जाता गुजरात में। जो सत्ता वाला, संपत्ति वाला ने, वो गुजराती गिनाता है। वो गिनाता है गुजराती। हाँ, गरीब गुजराती नहीं गिनाता है। ऐसा है। आज मैं क्या हूँ? मैं गुजरात का एक गरीब ही हूँ और कुछ नहीं हूँ। गुजरात में मेरी पहचान क्या है? गरीब, फुटपाथ पे बैठने वाला मोची, और क्या है? सही बात है। ऐसा है। काफी अभी भी आप मतलब संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष तो अभी लाइफ टाइम चलेगा, मरते दम तक चलेगा। और अभी तो मेरा बदन भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। अभी 6 महीने पहले मुझ पर हाई BP की बीमारी लगी, तो ये पूरा 50 बॉडी जो है ना, पैरालिसिस हो चुका है। अच्छा। और 2 महीना मेरा पैरालिसिस का अटैक आया था? हाई BP की बीमारी है। हाँ। तो हाई BP जब होता है ना, तो पैरालिसिस हो जाता है। तो मेरा भी ऐसा हो चुका था, और अभी मेरी दवाई भी चल रही है। एक तो कोई दुकान नहीं, ना घर, फुटपाथ पे सोना है। हाँ, बाहर खाना है। और रात को कितने बजे हुआ था मालूम है? रात को 3 बजे मुझ पे हाई BP हो गया था, और फुटपाथ पे गिर गया था रात को, रोड पर। और सुबह 7 बजे तक मैं वहाँ पड़ा रहा, ऐसी उसी हालत में, ठंडी में। हाँ, दिवाली बाद जो मौसम होता है ना, वो हालत में। लेकिन सुबह चाली की जो बस्ती है, वो मारवाड़ी, राजस्थान के लुहार सुधार लोगों की बस्ती है। उसमें मेरे कई दोस्त थे, वो जान पहचान वाले, वो निकले। उन्होंने देखा कि अशोक क्यों इस तरह पड़ा है, ये शराब तो पीता नहीं है, फिर क्यों इस तरह पड़ा है? फिर उन्होंने देखा कि इसकी हालत खराब है,
फिर एक ऑटो में बिठा के मुझे घर ले गए। फिर घर से भाई लोगों ने 108 बुलाई और 108 में मुझे सिविल में भर्ती किया। 1 हफ्ता मैं सिविल में रहा और उसके बाद हाथ में पैरालिसिस हो गया, तो 2 महीना काम धंधा किए बिना ऐसे ही बैठ रहा। ऐसा 2 महीना बेरोजगार रहा, बैठे रहे। हाथ ही काम नहीं कर रहा था मेरा, और बिना हाथ के मैं अपना काम तो कर नहीं सकता हूँ। पॉलिश नहीं कर सकता था, जूता सी नहीं सकता था, क्योंकि हाथ में पैरालिसिस का अटैक हुआ था, हाथ काम नहीं कर रहा था। ऐसा मतलब संघर्ष तो अभी भी मेरा चालू ही है और मरते दम तक चालू ही रहने वाला है। अभी भी मेरे पास गुजरात में कुछ नहीं है, फुटपाथ पे कमाना, होटल में खाना और रात को एक ऑटो के अंदर सो जाना। वो बस्ती में एक ऑटो वाला रहता है, वो ऑटो मेरी जगह पे रखता है रात को। अच्छा। क्योंकि रात को मैं उसमें सो जाऊं। वो सोने के लिए ऑटो लगा के वो आता सोने के लिए ऑटो मेरे आगे रखता है रात को, इसके लिए, जो खुद वो बस्ती में किराए पे रहने आया है 6 महीने पहले। ऐसा है। लेकिन ऑटो लगा देता है हाँ। कि अब जाओ रात में सो और जाओ। 2025 में तो मेरी हालत बहुत खराब थी। किस तरह कि पूरा समर और मानसून मैंने बारिश में ही निकाला था, और इसकी वजह से मुझे भी ये ब्लड प्रेशर की बीमारी लगी। बारिश के टाइम पे मैं पूरा भीग जाता था, कपड़े भीगे हुए, बिस्तर भीगा हुआ, और ऐसे ही मैं भीगा हुआ ही सो जाता था ठंडी में। बारिश का मौसम कैसा होता है तो आपको मालूम होगा ना, बिल्कुल। ठंड हवा चलती हो, पानी वाला हो सब, और उसकी वजह से मुझे बीमारी लग गई। बीमारी लग गई। हाँ, आपने बहुत संघर्ष किया। और अभी तो मैं बोलूं, जो बोलते हैं ना कि तन मन धन तीनों रिश्ते टूट चुका हूँ। जीने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, जीने की अब कोई उम्मीद ही आशा वो नहीं है मुझे कि अब ज़्यादा जीऊँ जाए इससे आगे। क्योंकि जब 50 साल के 51 साल हुआ, 51, यही साल अगर ऐसा है, एक साल 50 साल तक मुझे कोई बीमारी नहीं थी, तो अगले 5-10 साल में क्या हालत होगी जब आँख पे वो कम दिखने लगता है, कम सुनाई देता है, तो उस टाइम पे क्या हालत होगी जब घर नहीं है, परिवार नहीं है, कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे। हाँ। और भाई ने भी अभी मना कर दिया घर पे आने से। क्यों जानते हो? क्यों? अभी 15 दिन पहले मेरी भाभी मर गई। मेरे भाई की औरत को भाभी बोलते गुजरात में। हाँ, यहाँ भी भाई बोलते हैं। वो मर गए, तो मैंने ये बाल नहीं कटाए, जो मरने के बाद कराना पड़ता है हिंदू धर्म में। अच्छा। उन्होंने सबने कराए, लेकिन मैंने नहीं कराए, तो उसकी वजह से मुझे ना बोल दिया। क्योंकि मैंने हिंदू धर्म को और हिंदू धर्म के रीति रिवाज को मानना ही छोड़ दिया है 2022 के बाद। जब वेद प्रकाश ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उस टाइम ही मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ, और उसी टाइम से मैंने छोड़ ही दिया है। मतलब हिंदू धर्म के किसी क्रियाक्रम को, देवी देवता को, मंदिरों को मानना मैंने छोड़ दिया है। इसके लिए मैंने बाल नहीं कटाए। अब मोदी जी आज हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं, क्या मोदी जी ने अपनी माँ के मरने के बाद बाल निकाले थे? नहीं निकाले। मुझे नहीं याद है। नहीं निकाले थे? नहीं निकाले थे। अच्छा। ऊपर से अपनी माँ के शमशान यात्रा का मार्केटिंग किया था कांधा देते हुए, लेकिन बाल नहीं निकाले थे। जब हिंदू हृदय सम्राट अपनी माँ के लिए बाल नहीं निकालता है, तो मैं अपनी भाभी के क्यों अपने बाल निकालूं? जबकि मेरा बिहार आने का तय हो चुका था, टिकट भी आ चुकी थी। ऐसा सही बात है। ऐसा। अच्छा, आप जिस जाति से आते हैं, हाँ जनरली हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, हाँ उसको एक गाली के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, माफ़ कीजिएगा। हाँ। यहाँ पे एक नेता है प्रशांत किशोर, हाँ पीके हाँ, नाम सुना है। सुना, पीके नाम है। पीके नाम है। तो उसने इलेक्शन के वो मैनेजमेंट करते हैं सब। हाँ, पहले management करते बीजेपी हैं। के लिए किया, फिर हाँ, कहीं हाँ, कांग्रेस के लिए किया, हाँ, सबके लिए किया। और ये इलेक्शन में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी, जन सुराज। एकदम सही पकड़ा हाँ। आपने। उन्होंने भी एक बार कह दिया था चोरी चमारी हाँ हम नहीं करते हैं, है ना। हाँ चोरी चमारी जो एक शब्द है, जो प्रशांत किशोर जैसे बहुत से लोग हाँ जो बचपन से सुनते आ रहे हैं घर में, परिवार में, प्रशांत किशोर ने कहाँ से सीखा होगा? अपने माँ बाप से सीखा होगा। हाँ, घर में ही। घर में सीखा होगा। ये जो भी कहावतें हैं, वो घर में माँ बाप के लोग बोलते हैं ना, वही बच्चे सुनते हैं। तो प्रशांत किशोर ने अपने माँ बाप से सीखा होगा, हाँ चाची से, चचा से, दादा दादी से सुना होगा। हाँ। तो ये बात उनके दिमाग में भी बैठ गई, और ये जुबान पे है तो निकलती रहती है। हाँ। और ऐसे बहुत से लोगों के जुबान पे हाँ। आ जाती है ये बात। मतलब अरे, जाति का जो जहर है ना, घर से ही लोग दिला देते बच्चे को जन्म से ही, अब प्रशांत कि के साथ जाति का इससे के साथ खेलने का नहीं, जी, इसके साथ बैठने का नहीं, बैठने ऐसा। का नहीं।
अब प्रशांत किशोर एक साफ सुथरी राजनीति करने आए हैं। हाँ एक तरफ अंबेडकर की फोटो लगाते हैं, दूसरी हाँ। तरफ गांधी की, और क्या बात बोलते हैं कि चोरी चमारी, हाँ है ना। अब आपको लगता है कि जो नेता ऐसे सोच रखता हो हाँ, वो अंबेडकर को आगे लेके जाएगा? ना जाए। ऊपर से अम्बेडकर को जी को बदनाम कर रहा है वो। अम्बेडकर जी ने कभी हिंदू धर्म को, के हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ लड़े, लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को कभी गालियां नहीं बोली। वो गांधी सरदार जैसे लोगों के साथ हाथ मिला के काम किया, लेकिन उनके हाथ के नीचे काम नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। और संविधान सभा के चेयरमैन भी इसलिए बनाए थे उनको, मतलब जो भी पुरानी कहावत है हाँ। जाति के बारे में, वो आज के किसी को बोलने का नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप जब ये सुनते हैं, संविधान में खूब लिखा गया है हाँ, कि धर्म, जाति, प्रदेश, भाषा के नाम पे किसी का अपमान ना हो। बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन जब आप ये सुनते हैं ये शब्द, हाँ, कि चोरी चमारी सब सुनते हैं, आप भी सुनते ही होंगे। गुजरात में भी कहा जाता है ना। कहा जाता है ना गुजरात हाँ, में? गुजरात में भी तो लोग उस समय कहते हैं। क्या फील होता है, कलेजे पे कैसा बुरा क्या? लगता है। बुरा लगता है। अगर मेरे जैसा जो आक्रामक चाहिए वो है ना इंसान, वो तो मर्डर ही कर डाले सामने वाले का। ऐसा मेरे सामने आज तक किसी ने ऐसा बोला नहीं है, नहीं तो मैं उसको मर्डर ही कर डालूं, ऐसा। और मुझे लगता है कि इससे निकलने में लोगों को भी और सदियां लगेंगी। सदियां लगी जाएगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना 5000 साल पुरानी हो चुकी है। सही बात है। तो जाति का जहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा। 1000 साल तो और लगेगा। अभी 2000 साल और लग जाएगा। और ये कब निकलेगा? जब सब लोग शिक्षित बनेंगे, जानेंगे सब। देश की बर्बादी, सही बात है। हाँ, हमारी बर्बादी ये जाति वर्ण व्यवस्था की वजह से हुई है। और आज जो शिक्षित जनरल क्लास के लोग हैं ना, वो भी अब ऐसा नहीं बोलते हैं, वो भी अच्छा व्यवहार करता है दलितों के साथ। जब मेरी खुद की बात करूँ ना, तो अहमदाबाद में जिस जगह मैं रहता हूँ ना, धंधा करता हूँ ना, उसके बगल में हिंदी हाई स्कूल है। और हिंदी हाई स्कूल का मतलब कि यूपी, बिहार, राजस्थान के जो हिंदी भाषी लोग हैं ना, वो पढ़ते हैं। तो समझो कि स्टाफ भी पूरा हिंदी भाषी लोगों का होगा। और वो स्टाफ के अंदर कई टीचर ऐसे हैं, एक पांडे जी नाम के क्लार्क थे उस ऑफिस के अंदर हिंदी हाई स्कूल में, एक राजस्थान के राजपूत थे केसर सिंह करके। और ये दो लोगों की वजह से, जान पहचान की वजह से मैं 10 साल वो स्कूल में रहा। अच्छा। 2014 से लेकर 2024 तक। और ये दोनों रिटायर हो गए ना, उसके बाद में मैं स्कूल में रहना मेरा बंद करा दिया गया। उसके बाद में वापस मैं फुटपाथ पे रोड पे आ गया, और मुझे बीमारी लग गई, ऐसा। और एक राजस्थान का गरीब ब्राह्मण है जो अहमदाबाद की सड़क पर समोसे बेचता है। जब वो गर्मी में थक जाता है तो मैं पेड़ के नीचे बैठता हूँ, लीम का पेड़ है, तो मेरे पास आके बैठता है, मैं उसका समोसा खाता हूँ, फिर उसके लिए चाय मंगाता हूँ। हमारे हम साथ में चाय बाय पीते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं। मतलब ब्राह्मण और आपके मतलब जो भी चमार जाति है, हाँ, आप लोग की दोस्ती है? हाँ, हमारी दोस्ती है। और उन लोगों ने कभी मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया है कि मोची है, दलित है। अच्छा, मैं अगर चमार बोलूँ तो बुरा ना माने, है ना? हाँ, नहीं, हमारे बर्थडे में चमार लिखा जाता है ना, मुझे कोई एतराज नहीं है चमार वो ही बोले तो। हाँ, हमको हिंदू चमार बर्थडे में लिखा गया है। जब हमारा बर्थडे सर्टिफिकेट आता है ना, सर्टिफिकेट, हाँ, तो धर्म जाति में हिंदू चमार लिखाया जाता है। हाँ, तो आपकी और उनकी दोस्ती है? हाँ, मतलब जो अभी अच्छे लोग हैं ना, एक बात बोलूं, धर्म ने हमेशा तोड़ने का ही काम किया है लोगों को। जब धंधा एक ऐसी चीज है ना, लोगों को जोड़ता है। धंधे की वजह से हिंदू मुस्लिम सब जाति के लोग एक दूसरे मिलते हैं और उनसे रिश्ते भी बनते हैं, जैसे मेरे बने हैं। ये यूपी बिहार के जो ब्राह्मण है हमारे हिंदी हाई स्कूल में, वो सब मेरे कस्टमर भी है और अपने घर से भी काम लेकर मेरे पास आते हैं। तो हमारे एक रिलेशन बन चुके हैं। और वो दोनों की वजह से मैं उनके 10 साल स्कूल में रहा, बताओ, उनकी जान पहचान की वजह से। तब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। एक यूपी के ब्राह्मण थे पांडे जी करके, जो क्लार्क थे ऑफिस में हिंदी हाई स्कूल में, और दूसरे राजस्थान के केसर सिंह नाम के राजपूत थे, जो अभी रिटायर हो चुके हैं दोनों 2024 में। वो दोनों थे, तब तक मैं हिंदी हाई स्कूल में 10 साल रहा। तब तक आप वहाँ रहे हो आराम से? हाँ, क्योंकि वो भी वहाँ रहते थे नाइट में। अहमदाबाद में उनका कोई घर नहीं था, जिनको नौकरी करते थे, और रात को वो उसी रूम स्कूल में ही रहते थे, सो जाते थे। और मेरी तरह वो भी होटल में ही खाना खाते थे, और कभी कभी हमारा साथ में भी खाना आता था। अच्छा, ऐसा।
अभी तक आपने जो जिंदगी जी है, हाँ जो अनुभव हैं आपके, हाँ। उससे जो युवा है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि धर्म का नशा कम करो और जाति का जहर कम करो, बस ये दोनों चीज़ें हमारे देश की बर्बादी का कारण है। धर्म का नशा कम हो जाए कि मेरा धर्म सबसे वो बड़ा ऐसा है, गर्व से कहो हम हिंदू है, इसका मतलब क्या? दूसरे लोग बेकार है क्या? दुनिया का कोई धर्म बेकार नहीं है, सब धर्म अच्छे ही है। सब धर्म में इंसानियत, दान धर्म की बात हुई है। मैं हमारे अहमदाबाद की बात करूं तो हमारे अहमदाबाद में एक रिटायर्ड टीचर है, वकर भाई कर करके। जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा ना, तब से लेके ये ईद तक हर ईद पे मुझे 1000 रुपया बख्शीश दे जाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो बख्शीश किस में से देते मानते हैं? उनके पेंशन में से। हर महीने उनका जो पेंशन आता है ना, 20,000 25,000। क्या नाम है उनका? वकार भाई। वकार भाई। हाँ, वाह। वकार भाई मुस्लिम है। हाँ। लेकिन कभी वो भी टीचर थे और अभी रिटायर है। मेरे वीडियो जिस तरह आप लोगों ने देखे ना, उस तरह उन्होंने भी देखे थे, दुकान वाला वीडियो। उसके बाद वो मुझे मिले और उन्होंने देखा कि मैं एक जरूरियातमंद गरीब हूँ, तो हर ईद पे मुझे 1000 रुपया दिए जाते हैं। और मेरी ये बीमारी में भी उन्होंने मुझे 1000 रुपया दिया था फिजियोथेरापी के लिए। वहाँ 70 रुपया फी थी रोज का फिजियोथेरापी में। अच्छा। और 10 दिन का उन्होंने पैसा मुझे दिया था कि अशोक भाई आप फिजियोथेरेपी का नाम लिखा दो, पैसा मैं दूंगा। और जब उनका पेंशन आया तो मुझे 1000 रुपया दे गए, तो फिर से मेरा हाथ काम चालू करता हो गया। इसे भी मुसलमान है। एक आखिरी सवाल, क्या भीम आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ। इच्छा है? हाँ। चलिए, शायद इस वीडियो से अगर कोई भीम आर्मी के लोग जो गुजरात में आपके एरिया के हैं वो देख रहे हो तो गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? गुजरात में जो भी है ना पढ़े लिखे, हाँ, वो या तो कांग्रेस के लिए काम करते या बीजेपी के लिए काम करते या आरएसएस के सेवक बन चुके अब हैं। आपने कांग्रेस का नाम लिया तो एक सवाल कांग्रेस के लिए भी बनता हाँ। है। एक नेता है जिग्नेश। हाँ। जिग्नेश मेवानी, उससे कभी बातचीत हुई, कुछ मुलाकात हुई कभी? हाँ, उन्नाकांड के टाइम पे एक बार हम मिले थे, जब उन्नाकांड का आंदोलन चल रहा था ना। हाँ। उस टाइम एक बार हम मिले थे। अच्छा। लेकिन उसकी और मेरी विचारधारा में बहुत फर्क है। क्यों? वो भी तो दलित है, आप भी दलित हो। लेकिन उसकी सोच थोड़ी अलग है, मेरी सोच थोड़ी अलग है, ऐसा है। मतलब कैसा सोच अलग है, कुछ बता दो थोड़ा सा। कोई गांव के गरीबों के बारे में। अच्छा, गांव के गरीबों के बारे में अलग गांव के गरीबों को बोलता था कि तुम ये काम करना बंद कर दो, मरे हुए ढोर को लाना, उसकी चमड़ी निकालना, ऐसा। अब जिनके पास गांव में जमीन नहीं है और जिसकी रोजी रोटी इन पे चल रही है, वो बेचारे क्या करेंगे? ये काम नहीं करेंगे तो क्या उनके घर कौन देगा? राशन देने कौन जाएगा? तो कुछ अल्टरनेटिव देना, वो फिर कोई काम दे दें उन्हें। हाँ, तब बोलो ना कि छोड़ो। हाँ, मुझे भी दो ना, मुझे भी ये काम पसंद नहीं है जो मैं कर रहा हूँ 30 साल से। सही बात तो है। मेवानी मेरे पास आए, मुझे भी कुछ धंधा दिखवा दे या नौकरी दिला देना, हाँ, मैं भी छोड़ दूंगा। मैं भी छोड़ दूंगा। सही बात है। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ ना। इसीलिए गांव वालों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बराबर। और एक बात बोलूं, हाँ। हम चमार लोग हैं। शेर अगर मांस नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा। मैं खुद गांव जाता हूँ, मेरे चाचा दो लोग गांव में है और आज भी ये काम करते हैं। जिनके पास पशु होते हैं ना, जानवर, वो मर जाते तो वो हम लेने जाते हैं, फिर वो उस पशुओं का पोस्टमार्टम करते हैं, उसमें से मांस निकालते हैं। अच्छा। और चमड़ी निकालते हैं। चमड़ी जूते चप्पल सीने के लिए, बनाने के लिए यूज करते हैं। और जो मांस होता है ना, उसको सुखा के खाना बनाते हैं। क्यों? खाने को नहीं है क्या कुछ? जमीन नहीं है तो राशन कहाँ से मिलेगा? गांव में जिनके पास जमीन नहीं होती है, अभी ये हाल है। अभी भी कई गांव में ये हाल है, जो गरीब लोग हैं उसमें। मांस को सुखा कर रखते हैं, फिर उसको खाते हैं। हाँ, मैंने खुद ने खाया है ना, हमारे गांव जाता था तो देखा है मैंने खुद कि किस तरह वो चमड़ी निकालते हैं, किस तरह मांस को धूप में सुखाते हैं, फिर वो सूखे हुए मांस को डब्बे में भर के रख देते हैं। और जब घर में की दूसरी कोई सब्जी ना हुआ, तब उसी मांस की सब्जी बना के खाते हैं। ऐसा मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी क्या, अभी जो हजारों साल से हमको जो काम दिया है उसकी वजह से खाते हैं, तो आज भी खा रहे हैं। और इसीलिए तो हम हिंदू धर्म में हमारी गिनती नहीं होती है। क्या हिंदू धर्म में गाय को माता कहते हैं और हम उसी मरी हुई गाय की माँ को खाते हैं, मांस खाते हैं। ऐसा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ।
अशोक भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्थिति अच्छी हो, आप स्वस्थ रहें। अब बिहार आया हूँ तो मुझे उम्मीद है कि बिहार में मेरी लाइफ में बाहर ला देंगे। अच्छा, हाँ, बिहार में बाहर है। बिहार आने से बाहर आ जाएगी मेरी लाइफ में, ऐसी उम्मीद लगी है ऐसा यहाँ के लोगों से मिलने के बाद। एकदम एकदम यहाँ के लोगों की जो भावना देखी मेरे प्रति, हिंदू मुसलमान बहुजन दलित सबकी भावना, कई मुसलमान भी मुझे मिले यहाँ। ऐसा कल मैं अहमद खान सर के पास गए थे, उनके घर पे गए थे, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे यहाँ के। उन्होंने भी मुझे उम्मीद दी कि हम कुछ तकलीफ हो तो हमको फोन करो, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। अब देखिए कितने लोग मदद करते हैं, कितने नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हाँ, बाकी ना काटूं मैं किसी का गला। क्या बात है। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आपका, शुक्रिया। हाँ, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। क्योंकि हम इनकी वजह से आज यहाँ बिहार में बैठे हैं। बिल्कुल। बाबा साहब की जन्म जयंती पे हमें बुलाया था बिहार में।